पी दिए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। सुना आपने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को, महसूस किया आपने शिवपाल की धमकी में उनकी बौखलाहट को। वो शिवपाल यादव जो सपा राज में सीएम के बराबर रुतबा रखते थे, उन शिवपाल यादव की इच्छा है उन्हें पीटने की, जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। एक बार फिर सुनिए अखिलेश यादव के धमकीबाज चाचा शिवपाल यादव को। मंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हैं? न तो देखो पी दिए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो क्या अखिलेश के चाचा शिवपाल पीटने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कर रहे हैं? क्या शिवपाल यादव पीटने की बात संघ के नेताओं के लिए कर रहे हैं? क्योंकि पहले सीएम योगी ने चुनावी मंचों से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और फिर बाद में संघ ने भी इस नारे का समर्थन कर दिया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय बटेंगे तो कटेंगे नारे को विपक्ष की जाति सियासत के कार्ड के तौर पर देखा जा रहा। इस नारे का असर हरियाणा के चुनाव में दिखा, जहां बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रही चुनावी जीत उसके हिस्से आ गई। इसके बाद तो विपक्ष सख्ते में आ गया। अखिलेश ने पहले इस नारे को लैब में पैदा किया नारा बताया और अब उनके चाचा आगे आ गए हैं धमकी वाले अंदाज में और कह रहे हैं जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पीटेगा। कुछ दिन पहले शिवपाल यादव नहीं सुनने वाले अधिकारियों का नाम लाल कलम से लिखने की धमकी देते नजर आए थे। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगी। ये अकेले शिवपाल यादव की बौखलाहट नहीं, बौखलाहट में सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं। महाराष्ट्र में मन मुताबिक सीट नहीं मिलने पर एक दिन पहले ही अखिलेश ने गठबंधन को आंख दिखाते हुए दो टूक कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, त्याग राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। बौखलाहट सपा के पूरे सिस्टम में दिख रही। अब इस पोस्टर को देखिए, ये पोस्टर यूपी की राजधानी लखनऊ में लगा है। पोस्टर पर लिखा गया है ना बटेंगे ना कटेंगे, 27 में नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो क्या योगी का हिंदू एकजुटता का नारा अखिलेश के पीडीए पर भारी पड़ रहा? क्या ना बटेंगे ना कटेंगे नारे ने जाति सियासत पर ग्रहण लगा दिया? बीजेपी और संघ की एक रणनीति से अखिलेश को क्या चुनावी नुकसान दिख रहा? क्या योगी के नारे की हरियाणा में सफलता से विपक्षी पार्टियां डर गई हैं? पहले यूपी और फिर महाराष्ट्र में गठबंधन में खटपट से क्या अखिलेश यादव गुस्से में है? शिवपाल तो शिवपाल, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी की ओर से भी आया। आदरणीय चाचा जी ने जो बताया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बहुत ज्यादा ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे प्रदेश में नफरत फैले, झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो उसका भी समाधान समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। जो ऐसी बातें करेंगे उनको हर तरीके से दंड दिया जाए। वैसे तो शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो उनका बयान है वो जो उनकी पार्टी की जो वर्तमान समाजवादी पार्टी है, जिसको जनता जनार्दन अराजकतावादी पार्टी के नाम पे जानती है, ठीक उसी तरह की का बयान उन्होंने दिया है। क्योंकि
जो लोग अराजकता का समर्थन करते हैं वही लोग इस तरह की भाषा बोल सकते हैं। तो क्या वाकई ना बटेंगे ना कटेंगे नारे ने सपा के चुनावी सिस्टम को हिला दिया है? इसीलिए अखिलेश शिवपाल आशंकित हैं कि अगर यूपी में हिंदू वोटर एकजुट हो गए तो क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो यूपी में पकड़ कमजोर होगी, और अगर यह हो गया तो गठबंधन में अखिलेश यादव की ताकत पर असर पड़ेगा। इसीलिए कभी अखिलेश त्याग नहीं करने की बात कर रहे, कभी उनके चाचा शिवपाल सरेआम नारे देने वाले को पीटने की बात कर रहे, और कभी पोस्टर से हिंदू एकजुटता के नारे में हिंदू मुस्लिम एकता की बात को घुसाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी, सवाल है कि बार बार धमकी क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों? चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई, किसको पीटा चाहते हैं, संघ के नेताओं को या सीएम योगी को? राकेश जी, दो चीजें हैं। एक, आपने बोला कि बौखलाहट सपा के सिस्टम में आ गई है, तो मुझे बौखलाहट राकेश जी सपा के सिस्टम में नहीं, आप में ज्यादा दिख रही है। दूसरी बात यह है कि आपको कैसे पता चला, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि पीडीए वाले डर गए हैं। ये कोई सरकारी रिपोर्ट में आया है या ये व्हाइट हाउस से कोई आपको खबर आई है कि पीडीए वाले डर गए हैं? तो इसका जरा खुलासा कर दीजिएगा, तो आपके बहुत लाखों करोड़ों दर्शक हैं, उनको पता चल जाएगा कि भाई राकेश जी ने कहा कि पीडीए वाले डर गए हैं। तो फराज जी, जो 5 मिनट की रिपोर्ट मैंने दिखाई इसलिए कि दर्शक उस पूरे मजमून को समझ सके, डिबेट का इश्यू क्या है ये समझ सके, और जो पैनलिस्ट है वो भी समझ सके कि सवाल किस दिशा में होंगे और डिबेट किस लाइन पर जाएगी। तो मैंने सवाल उठाया है, मैंने कहा नहीं कि पीडीए सिस्टम हिल गया या डर गया, मैंने सवाल पूछा है, और सवाल पूछना मेरा अधिकार है बतौर पत्रकार कि यह बौखलाहट इसलिए है कि पीडीए सिस्टम टूट रहा है एक हिंदू वाले फॉर्मूले से। तो सवाल में और स्टेटमेंट में फर्क होता है सर, आप नेता हैं, आपको पता होगा। खैर, मेरे सवाल पर लौटिए। मेरा सवाल है, पीटना किसको चाहते हैं, संघ के नेताओं को या सीएम योगी को? धमकी किसके लिए है? मैं आ रहा हूं। और दूसरी बात, आपने राकेश जी कहा कि धमकी वाले चाचा, अरे आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अभी आप खुद बोल रहे थे, तो एक बार जरा से गिरिराज सिंह का भी एक स्टेटमेंट इसी में चला रहे थे साथ में, कि उन्होंने कहा था कि मुसलमान एक थप्पड़ मारेगा तो हिंदू 100 थप्पड़ मारेंगे। तो ये सब जरा से एक बार साथ में दिखाइए, तो आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा भाई शिवपाल यादव ने अच्छा किया धमकी देकर प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, गिरिराज सिंह ने ऐसा बोला वो गलत किया, मैं उसको इंडोर्स थोड़ी नहीं कर रहा हूं। अरे तो उसको शिवपाल यादव ने अच्छा किया धमकी देकर, पीटने की बात कहकर अच्छा किया शिवपाल यादव ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? दूसरी, अरे आने तो दिए सर, आने तो दिए, अभी तो डिबेट की शुरुआत ही हो। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, कहीं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं कहीं और। जी, दूसरी चीज जो है राकेश जी, ये थप्पड़ और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चोली दामन का साथ है। अभी लखीमपुर में इनके एक विधायक को एक वकील साहब ने थप्पड़ ही थप्पड़ उड़ा दिए, लेकिन उनके वकील साहब के घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं गया कि इनके विधायक जी जो थे वो बेचारे पीडीए समाज से आते हैं। तो पीडीए से इनको इतनी नफरत है राकेश जी कि अपने विधायक को ही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। फराज भाई, इनके एक सांसद जी हैं जो एक पहलवान को एक मंच पर से थप्पड़ मार देते हैं। सुनिए ना सर, अभी पीडीए पर भी आऊंगा। आपने शुरुआत में कहा ना कि अभी तो डिबेट की शुरुआत है और बहुत समय है, चिंता मत करिए। तो पीडीए पर भी अलग से चर्चा करूंगा और इसी शो में चर्चा करूंगा। फिर आप अयोध्या कन्नौज में किस पीडीए के साथ खड़े थे उस पर भी बातचीत हो जाएगी। तो पीडीए का मोह आपका सिलेक्टिव कैसे हो जाता है सर, उस पर कर लूंगा। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं और तीसरी बार दोहरा रहा हूं सर, आपने धमकी तो जस्टिफाइड कर दिया कि शिवपाल यादव ने ठीक बोला है, कोई गलती नहीं किया पीटने की बात कहके, तो पीटेंगे किसको, संघ के नेताओं को या सीएम योगी के लिए स्टेटमेंट था, किसके लिए था, मुझे क्लियर करिए। देखिए राकेश जी, अभी आपने बोला कि बांटने की राजनीति, यही बोला ना कि हिंदू भाइयों को एक कर देंगे पूरे, लेकिन हमको एक सवाल का जवाब ये मिल जाए कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि के.एस. सुदर्शन जी ने 10 जुलाई 2006 को क्या कहा था कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैड बीन द मोस्ट इफेक्टिव। फराज जी, मुझे 3 मिनट हो गए सर आपसे सवाल पूछते हुए, और मैं आपकी सारी बातों पर बातचीत कर लूंगा, पॉइंट नोट करते रहिए सर। लेकिन ये स्टेटमेंट किसके लिए था, संघ के नेताओं के लिए या सीएम योगी के लिए, कि बटेगा तो कटेगा, बोलने वाला पीटेगा, जो पीटने की बात जोड़ दी इसमें? राकेश जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी एक बहुत ही सीजन्ड नेता हैं, और उनकी अगर आप राजनीति को देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमने धूल चटा दी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में, तो क्या धूल खिला दी गई? अरे साहब, मुहावरे समझिए, भाव समझिए। आदरणीय शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि अगर आप समाज को बांटने, अरे धूल चटा देना मुहावरा है, पीट देना कोई मुहावरा नहीं है, जितनी मेरी हिंदी की जानकारी है।
आप जितना आए बाएं दाएं घूम लीजिए। चलिए राकेश त्रिपाठी, इनकी मजबूरी है सीधे बोले तो क्या, लेकिन पीट देंगे वाला कोई मुहावरा आपको आता है क्या? धूल चटा देना तो वाकई मुहावरा है, धूल फांक लिया, फंका दिया, यह भी मुहावरा है। आसान था फराज किदवई के लिए यह कह देना कि मेरे मुंह से गलती से निकल गई, कह देते आसानी से और लोग इसको मान लेते। शिवपाल यादव ऐसे कई बार मुंह से उनके निकल जाया करता है। निठारी घटना के बाद शिवपाल यादव ने कहा था ना कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं। शिवपाल यादव के लिए वैसे भी पीटना मारना ये सब बहुत छोटी बातें हैं। समाजवादी पार्टी माफियाओं की सरपरस्त पार्टी है। अब देखिए उपचुनाव के लिए उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और स्टार प्रचारकों की सूची में उन्होंने सबसे ऊपर स्थान आजम खान को दिया है। क्यों? क्योंकि आजम खान सजायाफ्ता हैं। आजम खान को बाकायदा पूरा ट्रायल पूरा करके कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया है, सजायाफ्ता किया है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लेकिन इनके प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे ऐसी इनकी मनसा है, इनके पार्टी के लिए प्रचार करें ऐसी इनकी मनसा है। हालांकि वो मनसा इनकी फलीभूत नहीं हो सकती है क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे है और जेल की सलाखों के पीछे से कोई स्टार नहीं, बिल्कुल आजम खान पर नहीं है, लेकिन बिल्कुल आजम खान पर नहीं है। राकेश जी आ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई आजम खान पे। क्या आपका कैरेक्टर क्या है? आपका नहीं तो ठीक है, मैं आ ही रहा था, आप इससे पहले आ गए, तो या तो आप समय तक इंतजार कर लेते। कैरेक्टर बता रहा हूं। हाँ चलिए। नहीं, मैं आपका कैरेक्टर बता रहा था। अभी मैं तो समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर बता रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान देने के कारण क्या है। इन कारणों से समाजवादी पार्टी पीटने मारने जैसी बातें तो इनके लिए बहुत छोटी सी हैं और इसलिए आप इसको आराम से कह सकते थे फराज किदवई साहब कि नेता हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी तो ऐसी भाषाएं बोलते थे और केवल बोलते नहीं है, करते भी हैं भाई। मुख्यमंत्री आवास के भीतर क्या आंसुमन की पिटाई नहीं हुई थी? क्या आपके मंत्री ने पिटाई की थी? कैसे आपके मंच पर छीना झपटी हुई है, मारपीट हुई है? तो ये पार्टी में आपके यहां होता रहता है लेकिन जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है और आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति इस प्रकार की धमकी की भाषा का प्रयोग किया है तो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश की जनता अपने बैलेट पर, अपने ईवीएम पर वोट दबा करके देने वाली है। ये जनता। अच्छा नहीं, ठीक है। राकेश त्रिपाठी आपने कहा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रुकिए, नहीं फराज किदवई आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी आपने कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फराज किदवई कह रहे हैं आप उनको धमका रहे हैं। नहीं, मैंने तो कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता ईवीएम पर वोट दबा करके इसका इनको परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जो लगातार पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश को लगातार अग्रसर आगे लेकर के जा रहे हैं, आप उनको अगर पीटने की धमकी देने की बात कर रहे हैं ना तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। जनता निश्चित तौर पर। बोलिए फराज किदवई कुछ कहना चाह रहे हैं। हम तो बार बार इसीलिए कहते हैं ना, परेशान मत होइए, परिणाम सामने आने वाला है। राकेश जी आज मुझे बहुत शिकायत है। अच्छा, मैं अपनी एक लाइन भी नहीं बोल पाता था, आप मुझे टोक देते थे, लेकिन राकेश जी चैनल पर बैठ करके टाइम्स नाउ पे धमका रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में आजम खां पे लिए जा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि ये बांटने का काम इस देश में अगर हिंदू भाइयों को भी बांटने का काम इस देश में किया है तो आरएसएस ने किया है। 2015 में मोहन भागवत जी बोलते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के ऊपर 2000 सालों से पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने पशुओं जैसा व्यवहार हमारे हिंदू भाइयों के साथ किया? ये राकेश त्रिपाठी जी बताएंगे क्या? मोहन भागवत जी ने बोला है कि एससी, एसटी या एससी, एसटी, ओबीसी को आप हिंदू नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अपना फराज किदवई साहब इतने फिरकों में बटे हुए मुसलमान, फराज किदवई साहब अपने कौम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते ना तो फिरकों में बटे हुए आज जो तमाम सब प्रकार के फिरके हैं ना उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। फराज किदवई को बड़ा आनंद आता है कि हिंदुओं के भीतर कैसे जातियों पर बातचीत कर ले, लेकिन मुसलमानों के भीतर फिरकों पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वहां पसमंदा मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। वहां आप मुसलमानों की जातियों के बारे में बिल्कुल होश से करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल घना चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन हिंदुओं की जाति पर बात करने में बड़ा आनंद आता है ना, पीडीए का राग अपने में। अरे भाई मुसलमानों के भीतर जातियों पर क्यों नहीं चर्चा करते? मुसलमानों पर जातियों पर चर्चा करने में जवान क्यों सुन जाती है? अरे मैंने बोला नहीं है, हिंदुओं की सहिष्णुता का बेजा इस्तेमाल करते हैं। फराज किदवई जैसे लोग बैठ करके हिंदुओं की सहिष्णुता का बेजा इस्तेमाल करते हैं। सच्चाई बोलेंगे तो आप धमकाने लगेंगे चैनल पर। और नहीं, मैं आता हूं फराज किदवई सुनिए ना। राकेश त्रिपाठी, फराज किदवई आपके हिसाब से पीटने की बात कर देना धमकी नहीं है और खामियाजा भुगत लेना
वो धमकी हो गई। आपके हिसाब से धूल फाक देना मुहावरा है, पीट देना भी मुहावरा हो गया। तो यही कह देते कि शिवपाल यादव ने धमकी नहीं दी है, मुहावरा पढ़ दिया है, तो भी बात समझ में आती। गलती से जुबान फिसल गई तो भी समझ में आ जाती। आप नहीं चलिए, आप पीडीए की बात कर रहे थे ना, तो अयोध्या की पीड़ित का पीडीए नहीं दिखा, कन्नौज में पीड़िता का पीडीए नहीं दिखा, जो आरोपी मुसलमान है उनका पीडीए नहीं दिखता है आपको? उनका पीडीए दिख जाता है, इसलिए बचाव करने चले आते हैं। उसी अयोध्या में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हमको उस पर भी पीडीए दिखता है। हाँ तो ठीक है, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन फराज किदवई पीडीए देखने में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप पीडीए देखने में सेलेक्टिव हो जाते हैं, आप पीडीए देखने में सेलेक्टिव हो जाते हैं। आप ये देखते हैं कि कहां पीडीए देख रहा है और कहां पीडीए नहीं दिख रहा है, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं सर पीडीए देखने में। शुभ रास्ता, चलिए ठीक है, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता, ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन का सीधा जवाब। फराज साहब से जरा एक बार पूछ लीजिए, हाँ। आखिरकार ये अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिया, गंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, नहीं इस पर आऊंगा, इस पर आऊंगा। अभी 2 मेहमान बोल रहे हैं, यहीं से आप लोगों के बीच फिर डिबेट होगी, यहीं से आप लोगों के बीच फिर डिबेट होगी। राकेश जी और फराज किदवई 5 मिनट समय दीजिए, 2 मेहमानों से होकर आता हूं। 5 मिनट समय दीजिए सर 2 मेहमानों के। फराज किदवई साहब प्लीज प्लीज प्लीज। शुभ रास्ता, क्लियर जो लाइन है, पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, बटेंगे तो कटेंगे, बोलने वाला पीटेगा। अब पीटने वाला कौन सा मुहावरा है, कहीं आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा। कह रहे हैं धमकी नहीं है। राकेश जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी ने जो बात कही, मैं वहां से एक बात, उनकी बात को सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक गवर्नेंस मॉडल दिया है उत्तर प्रदेश को, वो आप डिबेट कर सकते हैं बैठ करके, लेकिन अल्टीमेटली बात यही है कि जनता ने दोबारा अगर मुख्यमंत्री को चुना तो कुछ मुद्दों को लेकर चुना होगा, और वो मुद्दे विकास के मुद्दे नहीं है, इससे तो हम बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते। पहले क्या होता था, चूंकि 2 राकेश जी हैं तो मैं आज पांडे जी और त्रिपाठी जी करके ही संबोधित करूंगी। तो पांडे जी, बात क्या होती थी पहले कि जब गुंडागर्दी की बात आती थी, जब एक तरीके से आप कहिए कि इनडिसिप्लिन की बात आती थी, कुशासन की बात आती थी, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी आक्रामक रुख नहीं किया था। लेकिन योगी सरकार के साथ एक बहुत क्लियर लाइन है कि आप अगर एक सीमा रेखा के भीतर रहकर राजनीति कर रहे हैं तो आराम आराम से राजनीति बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे की जाएगी। लेकिन आपने कहीं भी अगर वो सीमा रेखा लांघी जो कि गवर्नेंस के इतर की सीमा रेखा है, तो फिर योगी सरकार भी बहुत राजनीतिक तरीके से, लेकिन संविधान के मर्यादा में आपको सबक सिखाएगी। और इस बात को असर्ट करना, इस बात को बहुत स्ट्रांगली असर्ट करना भी भारतीय जनता पार्टी ने सीखा। अब पांडे जी, इस पे बहस हो सकती है कि ये सही है या नहीं, इस पे ये भी बहस हो सकती है कि ये मर्यादा। फराज किदवई, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। फराज किदवई जी, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। कम से कम यहाँ तो मर्यादा रखिए। थोड़ा आप यहाँ मर्यादा रखिए। बाकी आपको राजनीतिक लोगों के साथ जो बात करनी आप करेंगे। राकेश पांडे जी, मैं आपसे एक मिनट फराज किदवई प्लीज सर, आप बीजेपी के बीच में आपने कर लिया सर। आप दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टी से इतर है कम से कम उसकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इशारा करिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जो आपको गलत लगेगा पॉइंट नोट कर लीजिए सर, भरपूर समय दे दूंगा। तो शुभ रास्ता को सुन लीजिए। शुभ रास्ता, अपनी बात पूरी करते हुए एक सवाल ऐड कर रहा हूं कि ये इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि लग रहा है कि ये पीडीए वाला नारा चलेगा नहीं। बौखलाहट कल अखिलेश यादव में भी थी, 2 टूक कह दिया। राजनीति में त्याग नहीं होता है भाई। गठबंधन खतरे में अलग है, यूपी में उपचुनाव एक हिंदू ने हराया तो उसका खतरा अलग है। मुझे लगता है बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जिस राजनीति को लोग सेक्युलर राजनीति का नाम देकर फ्रंट फुट पर खेलते थे, आज उनको बैक फुट पे खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आज उनको अपनी स्ट्रैटेजी बतानी पड़ रही है, क्योंकि पहले जो होता था वो बंद कमरों में होता था। और आज योगी सरकार के, बार बार कह रही हूँ कि जो पॉलिटिकल रुख भी है योगी सरकार का, वो बहुत असर्टिव स्टैंड है कि भाई हम कुछ लोगों के लिए ये रुख अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि अख्तियार करना जरूरी है। और वो कुछ लोग डिफाइन भी हो रहे हैं, वो कुछ लोग संविधान के मर्यादा के अंदर डिफाइन हो रहे हैं। आप मुझे एक केस बताइए राकेश पांडे जी, आपकी रिसर्च टीम ने, या मैं खुला चैलेंज करती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप मुझे एक केस बताइए जहां पर योगी सरकार ने कोई कदम उठाया हो और वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को टारगेट करके उठाया हो, जिसके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, लेकिन फिर भी इस कदम उठाया गया हो। ऐसा एक
भी कदम नहीं हुआ है। तो बौखलाहट इसी बात की है। लीजिए शुभ रास्ता, मैं तो जगदीश जी के पास जा रहा था, लेकिन लपक लिया फराज किदवई ने आपके चैलेंज को। चलिए फराज किदवई बोल लीजिए, सुन लीजिए शुभ रास्ता, फिर रिप्लाई कर लीजिए। सुनिए, लखनऊ में 2 मोहल्लों में क्रॉस लगे, अकबर नगर को ढहा दिया गया, लेकिन खुर्रम नगर के आसपास एक मकान पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए, रिसर्च करें और उसके बाद में ऑनलाइन ऐसे चैलेंजेस शुभ रास्ता दिया करिए, क्योंकि मैं 6 घंटे दिन में पढ़ता हूं। बताइए ये सेलेक्टिव राजनीति है कि नहीं है? ठीक है, आप रिप्लाई सुन लीजिए, शुभ रास्ता रिप्लाई करिए, बोलिए। मैंने राकेश के मकान थे, इलीगल मकान थे, हिंदू और मुसलमान का मकान नहीं था। अरे इलीगल मकान तो सारे थे, ठीक है राकेश त्रिपाठी, ये सवाल आप बोल लीजिएगा, लेकिन पहले शुभ रास्ता बोलिए। राकेश पांडे जी, फराज जी से मैं दोबारा सवाल कह रही हूँ, जिन जिन मामलों में कार्रवाई हुई है, क्या कागजी तौर पर वहां कोई इलीगल घटना नहीं हुई, वहां पर कोई क्राइम नहीं हुआ, ये प्रूव कर दे तो मैं मान जाऊं। लेकिन बेबुनियाद तरीके से कुछ भी बोल देना, फलाने एरिया में होंगे, आपने फलाने एरिया का एफिडेविट लेके बैठते, आप कहते इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां भी है, इसको क्यों ढाया, उसको क्यों नहीं ढाया, पर ये बात आप नहीं कह रहे। और यही आपने प्रश्न पूछा था राकेश पांडे जी, बौखलाहट क्यों? बौखलाहट इसलिए है क्योंकि आज कोई शुभ रास्ता, आज कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता, आज कोई बसपा का प्रवक्ता आ करके मैं जो बात बोल रही हूं उस बात को जस्टिफाई कर रहा है, बात कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी की दादागिरी नहीं चल रही है, और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी एक समय में दादागिरी के लिए जानी जाती थी, तो दादागिरी का जवाब आऊंगा दादागिरी से शुभ रास्ता। अब जगदीश जी के पास जाता हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब रुक जाइए फराजी, थोड़ा जगदीश जी को बोलने दीजिए। माना उन्होंने आप लोगों को ज्यादा परेशान कर दिया है सर महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा सुन लीजिए उनको भी। जगदीश जी, जो आप कहना चाह रहे थे, आप इशारा कर रहे थे सर, वो बोल लीजिएगा। मैं सवाल पहले दे देता हूं। आपने इतना सपा को परेशान कर दिया, हरियाणा में सीट नहीं दी, तो यूपी में जबरदस्ती आपसे त्याग करवा लिया। अब फिर आप महाराष्ट्र में उनको परेशान करने लगे। कल अखिलेश यादव बड़े गुस्से में थे, और शायद कांग्रेस पार्टी उसकी बड़ी वजह है, और शायद इसीलिए इस तरीके के बयान और आ रहे हैं। देखिए राकेश पांडे जी, हमारे घर का मामला है, इसमें बहस का मामला नहीं है, उजागर करने का मामला है। भाई भाई में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, इसमें कोई डिबेट वाला मामला नहीं है। मैं जो सुबह से सुन रहा था, जो आपके डिबेट में सुन रहा था, आपने जैसे कहा कि मैं समझता हूं ये मुद्दा ही नहीं है, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। शिवपाल जी ने कहा ही नहीं है कि मैं संघ को पीटूंगा, कि बीजेपी को पीटूंगा, मोदी को पीटूंगा, योगी को पीटूंगा। खामखा इतने बड़े नेता, बाहुबली नेताओं का आप अपमान करवा रहे हैं। वो तो शायद ये कह रहे थे, जो हमारे देश पर अत्याचार कर रहे, देश को तोड़ेगा, तोड़ने की बात करेगा, उससे हम पीटेंगे। नहीं, मैं कोट कर दे रहा हूं जगदीश जी, 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, पूरा समय दूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको शिवपाल यादव का स्टेटमेंट फिर कोट करता हूं। पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, और ऐसी बात करने वाला पीटेगा। अब देखिए, बटेगा कटेगा वाला नारा 2 लोगों ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंचों से कहा है, और संघ ने उसका समर्थन कर दिया। दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं 2 लोगों ने बोला है भाई। अब आगे बोलिए, चलिए। देखिए वो तो ठीक, वो देखो बटेगा कटेगा नारा क्यों दिया, ये भारतीय ना क्यों दिया नहीं कर रहा हूं। आपने कहा ना कि योगी संघ के लिए नहीं था ये, तो बताइए किसके लिए है? 2 ही लोगों ने ये नारा दिया है, तो बताइए किसके लिए, तीसरा कौन है? ठीक, चलो मैंने आपकी बात पर, ये आपको डिबेट करना चाहिए थे, क्या नारा देना जरूरी था? अरे नहीं प्लीज, ना मैं डिबेट क्या करूंगा, ये मत सिखाया करिए जगदीश जी, और ये कोई पार्टी मत सिखाया करे भाई। हाँ, सवाल मत दिया करिए, आप लोग जवाब दिया करिए सर प्लीज। मैं बता रहा हूं ना, डिबेट क्या होनी चाहिए भाई। देखिए, अब योगी ने, अब मैं बताऊं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए? शिवपाल जी ने नहीं कहा कि मैं बताऊं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए, तो सर मैं बताऊं कि आपकी पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी पार्टी के नेता को चुनावी मंचों से भाषण में क्या बोलना चाहिए? ये नहीं होता है ना। बीजेपी की बात नहीं, हमारी रणनीति हमें पता है। तो मेरे सवाल भी मुझे पता है क्या करना है, हम ठीक, और मेरी डिबेट की लाइन भी मुझे पता है। पिटेगा जो भारत को, वो वाकिफ पिटेगा जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, वो वाकिफ पिटेगा जो भारत को तोड़ने की बात करेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में ये बात है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए, जो भारत को तोड़ेगा वो पिटेगा। अच्छा, मैं पीटने का समर्थन कर दूं, क्योंकि भारत एक, हम सब एक हैं, हमें इस लाइन पर। अरे राकेश त्रिपाठी, मैं कह रहा हूं जो ऐसी बातों का समर्थन, ये मुझे कह रहे हैं कि पीटने की बात का मैं समर्थन कर दूं। नहीं, हिंदुस्तान को तोड़ेगा। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के प्रोडक्ट ये कांग्रेस के नेता खरीदते क्यों नहीं है? नहीं, ये मोहब्बत की दुकान में ये पीटने वाला प्रोडक्ट मिलता है क्या?
कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के शोरूम से ये खरीदार ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या दुकान आपकी बंद हो चुकी है? बता दीजिए ना। ये पीटने वाला ये कहां से ले आए भाई आप? ये कांग्रेस भी पीटने का समर्थन कर रही है, ये कांग्रेस भी पीटने की बात कर रही है। अरे ये समाजवादी पार्टी के साथ थोड़े दिन गठबंधन में क्या हो गए कि आप भी पीटने की बात करने लगे? अरे भाई कांग्रेस ऐसा मत करे भाई, ये समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती रही है, अराजकता करती रही है, हल्ला बोल बोलती रही है ये, लेकिन राहुल गांधी के अभियान को बहुत धक्का दे रहे हैं। राहुल गांधी के अभियान को धक्का मत दीजिए इस तरह से। आप राहुल गांधी का इतना अपमान मत करिए। राहुल गांधी रोज मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और कांग्रेस के नेता इस तरह से पीटने की बात का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल पीटेगा। जगदीश जी ये बात ठीक नहीं है, एक बार जरा पार्टी में पूछ लीजिए, आप एक बार पार्टी पूछ लीजिए ये समाजवादी पार्टी के बयान पर उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, एक बार पार्टी आप पूछ लीजिए। नहीं बाद में पता चले फिर पार्टी आप पर कार्रवाई कर देगी। नहीं एक बार पहले पार्टी आप पूछिए, आप ये पीटने उठने वाली बात पर आपको समर्थन में रहना है कि नहीं रहना है? बर्बाद है, लुट रहा है। नहीं वो मोहब्बत की दुकान राहुल जी खोलते घूम रहे हैं, वो आप पीटने की बात का समर्थन कर रहे हैं। जगदीश सिंह कार्रवाई हो जाएगी पार्टी में, आपकी पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी, मुझे लगता है आपकी पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी अगर पीटने की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही है। या तो कह दीजिए कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कोई मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे हैं, उस मोहब्बत की दुकान में सारा पीटने पाटने का सामान है। बताइए क्या क्या पीटने के लिए सामान रखा है मोहब्बत की दुकान में, क्या क्या रखा है इस मोहब्बत की दुकान में? पीटने पाटने के कौन कौन से सामान है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र है, बताइए ना जनता के सामने खुलासा करिए कि बोर्ड दुकान पर बोर्ड लगा। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। जगदीश जी एक तो आपकी पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला, तो सर एक लाइन ये बोल देते कि ये पीटने पाटने की बात नहीं है भाई, बाकी जो आपको ठीक है वो बोल रहे होते तो कोई सवाल नहीं होता। कहां पीटने की बात का समर्थन? नहीं तो मोहब्बत की दुकान में पीटने का सामान थोड़े नहीं मिलता है, ये नहीं होता है ना। आप आराम से, आपकी पार्टी के नेता का भी बयान नहीं था कि डिफेंड करना मजबूरी थी, और आजकल शुरू में आपने मान लिया कि दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, तो और आसान था इस बयान से किनारा कर लेना, क्योंकि दो भाइयों अखिलेश और राहुल गांधी में लड़ाई हो रही है, आपने खुद मान लिया, तो बहुत आसान था, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। गजब की स्थिति है, गजब मोहब्बत की दुकान है। ठीक है फराज किद भाई, ये छोड़ना ही पड़ेगा। फराज किद भाई अरे रुकिए हो गया जगदीश जी, हो गया। ये जो पोस्टर आज लगा, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिएगा टीवी स्क्रीन पर। पोस्टर जो लगा उसमें आपने नारे को बड़े अच्छे से मॉडिफाई करके नारा अपना भी लिया है कि ना बटेगा ना कटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे। फिर उसमें हिंदू मुस्लिम भी आपने घुसा दिया ये दिखाने के लिए कि भैया ये नारा से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जबकि सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात थी, मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। तो ये पूरा सिस्टम अंदर से इसलिए हिला है कि आपको चिंता सिर्फ पीडीए की है, और वो पीडीए गड़बड़ दिख रहा है, उसका बेस हिल गया है हरियाणा में जो नतीजा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है राकेश जी कि ये सब आपको कहां से रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि पीडीए का बेस हिल गया है? अरे सवाल है ये, रिपोर्ट है। ओहो अरे रिपोर्ट सवाल स्टेटमेंट में फर्क समझिए। मैंने शुरू में कहा ये सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं हिल गया। हरियाणा का उदाहरण देकर मैंने सवाल पूछा भाई। पीडीए जो है राकेश जी, पीडीए जो है वो एकजुट है। आप बटेंगे कटेंगे चाहे जितना करें, आपने अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उसका सिग्नल पकड़ लिया पीडीए ने, और पीडीए पूरा एकजुट फिर से हो गया है। अब मैं अपनी बहन शुभ्रास्त्रा को जरा से एक चीज बता दूं, बड़ी मोदी इनकी योगी जी की गवर्नेंस की बात कर रही थी। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआर भी बोल रही है। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद सबसे नंबर 2 पर आता है, और पूरे देश में महिला अपहरण की जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, और डाउरी डेथ में भी उत्तर प्रदेश ने एज पर एनसीआर भी 2022 में टॉप किया है। ये तो हो गई क्राइम की घटनाएं। अब पर कैपिटा इनकम सुन लीजिए शुभ्रास्त्रा बहन, पर कैपिटा इनकम में भी उत्तर प्रदेश जो है वो लोवेस्ट आता है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। तो ये गवर्नेंस है पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का। इस पर अगर आपको कुछ अपना पॉइंट रखना होगा तो रख दीजिएगा। शुभ्रास्त्रा बोल लीजिए, फिर राकेश जी मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। शुभ्रास्त्रा बोल लीजिए। एनसीआरबी डेटा जो आप कोट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की किस वेबसाइट पे ये वाला डेटा कोटेड है, जरा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक एनसीआरबी डेटा में उत्तर प्रदेश को क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ नंबर 1 पे रखा गया है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर मेरा डेटा गलत है तो। किस साल का है सर? खुला चैलेंज कर रहा हूं, और आप 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं एनसीआरबी का कि कहां पर है। चैलेंज कीजिए, पहले आप बताइए तो किस साल का डेटा कोट कर रहे हैं आप? 2022 का मैडम। प्लीज गो टू एनसीआरबी, आप डाउनलोड कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे डाउनलोड करने में पूरी पीडीएफ। और पेज नंबर 33 पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कितने रॉयट्स हुए हैं, और वुमेन्स के बारे में भी पूरा लिखा हुआ है। जाइएगा, थोड़ी मेहनत करिएगा, मेहनत करने के बाद राकेश जी को फोन करिएगा, ठीक है डिबेट कर लीजिएगा। आपका कहना है कि
विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, तो उसके बाद क्या बोला आपने? जी जी, उसके नंबर 1 पे, उसके आगे क्या सवाल क्या पूछा आपने मुझसे? चलिए, अच्छा मैं आ जाता हूं, मैं इसको नहीं मैं फैक्ट चेक कर देता हूं, नहीं मैं फैक्ट चेक कर देता हूं, रुक जाइए। अब सुनिए फराज किदवई साहब, सुनिए आपने क्या बोला कि बलात्कार में 2022 के एनसीआरबी डेटा में यूपी का चौथा नंबर है, नंबर 2 आफ्टर 24वां नंबर, 24वां नंबर। और बोलिए, अरे मैं क्रॉस चेक करके बोल रहा हूं, 24वां नंबर, 24वां नंबर, 24वां नंबर, हत्या में 28वां नंबर, डकैती में 31वां नंबर, अपहरण में 30वां नंबर। और मैं आपको और कोट कर रहा हूं, नाना के करने से थोड़ी नहीं हो जाता है। और सुनिए, अखिलेश राज 2016 में बलात्कार में नंबर 1 था, हत्या में नंबर 1 था, डकैती में चौथे नंबर पर था, और अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। ये 2016-2022 का कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, और ये डेटा एनसीआरबी का है, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं है ये डेटा। सुनिए, 2000 नहीं और सुनिए, नहीं अभी आप सुन लीजिए सर, एक तो नहीं आए बाएं मत बोला करिए सर, डेटा को लेकर गलत मत बोला करिए। शुभ रास्ता 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। अरे रुकिए ना, पहले रुकिए, अभी रुकिए ना, रुकिए, हवा में नहीं, ये पूरा डेटा लेकर बैठा हूं। सुनिए आप सुनिए ना, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। फराज किदवई आप बोलिएगा। और सुनिए, रेप की वारदात जिसका आपने खासतौर पर जिक्र किया, यूपी 24वें नंबर पर, और क्राइम रेट आपको स्टेट वाइज बताता हूं, उसमें बीजेपी का ही स्टेट है, ये भी आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड में 15.4, चंडीगढ़ में 13.9, राजस्थान में 13.8, हरियाणा में 12.7, दिल्ली में 12.3, लक्षद्वीप में 12.1, अरुणाचल प्रदेश में 9.8, उत्तर प्रदेश में 3.3। तो आंकड़ा ठीक से लेकर बैठा करिए मेरे सामने, पहले बता दे रहा हूं। ठीक से, मैं नंबर ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं। ये अरे तो नंबर ऑफ केसेस क्या होता है, परसेंटेज? चलिए, अरे तो नंबर, भाई फिर वही बात है, हत्या की बात करेंगे तो बोलिए उसका भी बताऊं। राकेश जी, आज टाइम्स नाउ के दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, डेटा बता रहा हूं। और सुनिए आप सुनिए, किस राज्य में कितना क्राइम रेट, ये भी डेटा दे दूं शुभ रास्ता, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुनिए, दिल्ली में 1424.1, केरल में 661.0, उत्तर प्रदेश में 171.6। ये 2022 का क्राइम रेट का डेटा है सर, तो प्लीज डेटा ठीक से लेकर बैठा करिए। शुभ रास्ता बोलिए। नहीं राकेश जी, आप मेरे डेटा को चैलेंज ऐसे नहीं कर सकते। अरे चैलेंज कर रहा हूं चैलेंज, फराज किदवई कर रहा हूं चैलेंज। राकेश पांडे जी, जब चलिए शुभ रास्ता बोलिए। आप दर्शकों को गुमराह, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, अब गुमराह नहीं कर रहा हूं, गुमराह नहीं कर रहा हूं सर, प्लीज। ये डेटा बहुत वेरीफाई करके है, तो मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं सर। आपने कोई रिपोर्ट पढ़ ली होगी, कोई प्रीलिम, ये आखिरी जो डेटा आता है सर, और 2022 का ही अपलोडेड है, तो प्लीज चलिए शुभ रास्ता। फराज किदवई जी ने जब सवाल पूछा था, तो राकेश पांडे जी आपने उनको फैक्ट चेक करने के लिए कुछ फैक्ट्स रखे। मैं एक एनालिसिस देना चाहती हूँ। फराज जी, किसी भी प्रदेश में अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कन्विक्शन रेट की बात भी करेंगे? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, ये जगत का सत्य है, और ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे हर प्रदेश में हो रहा है। मैं तो कन्विक्शन रेट पे जाऊंगी, मैं यूपी की ही हूं, मैं यूपी की ही बहू हूं, इसीलिए मैं आपको इतना बता दूं फराज जी कि अगर किसी महिला के खिलाफ अन्याय होता है, और अगर उसको यूपी की कोई भी सरकार, वो समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, अगर आपका कन्विक्शन रेट सही रहता है, तो मेरा विश्वास उस प्रदेश की चुनी हुई सरकार पे होगा, और योगी सरकार के राज में ये जरूर हुआ है। दूसरी बात, यही आपके फराज किदवई जी, यही आपके ही स्टेट को कवर करते हुए जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट्स लिखी, किताबें लिखी, जो कि साइमन एंड ह्यूस्टन ने पब्लिश की, और उस किताब में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि जब यूपी में आप लोगों की सरकार थी, तो महिलाएं क्राइम को रिपोर्ट भी नहीं करती थी। ये भी झूठ है जी। मैं भी आपको दिखा सकती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है, इसलिए मुझे ना अखबारों की पॉलिटिक्स में मत घुमाइए। मैं एनालिसिस की बात कर रही हूँ। डेटा कोई भी आता है, डेटा को आप किसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैंने कन्विक्शन रेट की बात पूछी, तो आप ये खबर क्यों लगा रहे हैं? आप बताइए ना मुझे, कन्विक्शन रेट किसका है, किस स्टेट का सबसे बढ़िया है, बताइए आप। क्या मुझे पैनल में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति कह सकता है कि महिलाओं के खिलाफ आज के बाद कोई भी सरकार आ जाए, होगी ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ घटनाएं होना बंद हो जाएंगी?
हमारा सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा जस्ट बिकॉज हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन लेते हैं 5 साल के बाद। ठीक, फराज किद भाई बोलिए, 30 सेकंड रिप्लाई करिए, फिर राकेश त्रिपाठी के पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड रिप्लाई करिए। और महिलाओं के मुद्दे को बिल्कुल ही हल्के में लेना बंद कीजिए। आप अगर ये कहते हैं कि आप ही के राज में हुआ था, ये पीडीए आप कर रहे हैं, वो दलित लड़कियों की हत्या होती है और वो अपने आप को उनको पेड़ से टांग कर छोड़ दिया जाता है। ये बात भूल गए क्या आप? मुझे महिलाओं के बारे में मत बताइएगा। महिलाओं को लेकर के कोई दखल अगर होगा तो महिला वोटर्स वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी के नेता किसी महिला रुकिए, शुभ रास्ता रुकिए, प्लीज चलिए, ठीक है, शुभ रास्ता प्लीज। नंबर 31 सुनिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में 3692 रेप केसेस हुए, जो कि राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा थे। बताइए नंबर 31। मेरे भाई फराज किद भाई सुनिए, अब रुक जाइए। फराज किद भाई, जो आप नंबर कोट कर रहे हैं वो सही हो सकता है, मैंने आपको परसेंटेज और नंबरिंग के हिसाब से बताया और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बताया, मैंने नंबर ऑफ क्राइम्स आपको नहीं बताया। प्लीज चलिए, राकेश त्रिपाठी एक लास्ट रिप्लाई। रुक जाइए सर, समय कम है, ये चर्चा बहुत बड़ी है, बार बार आएगी, बार बार हम दोनों आपके आमने सामने होंगे। राकेश त्रिपाठी, बाद में केस कर लेना राकेश पांडे पे। देखिए, इसमें दोष फराज साहब का नहीं है, संकट है। मदरसे में जब पढ़ाई होती है ना, तो धरती को चपटी पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही संकट होता है। फराज साहब का दोष नहीं है, बेसिक एजुकेशन का दोष है, इस नाते समस्या आती है। देखिए, मैं दूसरी बात बताऊंगा, क्या एक पर कैपिटा इनकम बताएंगे, उसको पर कैपिटा बताएंगे, एक व्यक्ति की आय से जोड़ेंगे, और जब क्राइम की गिनती करेंगे तो कहेंगे नहीं, इसमें नंबर में गिनेंगे, यानी कुछ चीजों को किलो में तोलेंगे और बाकी कहेंगे इसको हम लीटर में तोलेंगे। अरे भाई, नपना तो एक रखिए ना, मापक एक रखिए। मसला आपका पीडीएफ बौखलाया क्यों है, मैं उसके कारण पर बता दूं, क्योंकि शीशा मुंह में लड़ा रहे हैं, समय कम है। और फराज किद भाई साहब, चलते चलते एक बात आपको क्लियर कर दूं, जरा एक बार मेरे साथ स्क्रीन पर रख दीजिए फराज किद भाई को। चलते चलते एक बात आपको स्पष्ट कर दूं सर, मैंने जो भी डेटा कोट किया है वो एनसीआरबी का डेटा है, और मैंने रेट कोट किया है, नंबर ऑफ क्राइम्स नहीं कोट किए हैं। मैंने रेट कोट किया था और उस रेट के हिसाब से यूपी की पोजीशन क्या थी, यस सर, रेट कोट किया था। मैंने कभी नंबर ऑफ क्राइम नहीं कोट किया था। अगर रेप के मामलों में कोट किया तो मैंने रेट कोट किया कि किस राज्य का रेट क्या है और यूपी में रेट क्या है। मैंने नंबर ऑफ क्राइम्स नहीं कोट किए, ये आपको पहले बता दे रहा हूं, वरना 12.1 8.6। अरे फराज किद भाई, आप इतने सीनियर आदमी हैं, 8.6 कहीं नंबर ऑफ क्राइम होता है क्या? 8.6 रेट होता है, परसेंटेज होता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए सर। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।